मुआहदे के सारे निकात वगैरह सारा कुछ कहाँ आके बात जो है वो अटक गई है। सारे का सारा ड्रामा है ये इस्लामिक रेवोल्यूशन और ये जो सारी की सारी इस्लामिक रिजीम है, इससे हमारी जान छूट जाएगी। दुनिया में ना जब भी कोई ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर बातें होती हैं ना, इसके ऊपर पहले वॉर गेम्स होती हैं। has been selling this for the past 30 years। वो जो आपके सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं सिग्नल्स पर, वो सारे हैक किए हुए थे। फैज कहता है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने सगे हैं। इसमें इस्लाम, इसमें क्रिश्चियनिटी, इसमें यहूदियत, ये इसके अंदर शामिल है। उसका कितना कितना रोल है। ज़ायनिस्ट वो तबका है जो कहता है कि जी ये प्रॉमिस्ड लैंड है और यहाँ पर हम वापस आना था और ये हमें गिफ्ट की हुई थी, प्रॉमिस की हुई थी। दे आर द स्पेशल पीपल, और अगर तुम उनको नाराज़ करोगे तो अल्लाह की लानत होगी, और उनको खुश रखोगे तो अल्लाह तुम पर खुश होगा, मेहरबान होगा। आपके जितने भी सियासतदान हैं उनको फंड करते हैं, और जब आप सेहूनियों का पैसा लेके आएंगे तो फिर आप उनका सुर कैसे नहीं बजाएंगे, आप कैसे नहीं गाएंगे उनके गीत। कोई और मुल्क नजर आता है जो इस तरह से जवाब दे पाएगा ईरान की तरह का? डिफाइन आप कर रहे हैं कि 8,400 समथिंग वाला गरीब नहीं है। जो लोग कमाते हैं वो टैक्स देना नहीं चाहते हैं। कि जब हमारे मुल्क में कोई शख्स तरक्की करने लगता है ना, किसी के पास पैसा आने लगता है, तो लोग उसमें से 100 कीड़े भी निकालेंगे, उसको बद भी बनाएंगे। हीरो नहीं बने देते किसी को। क्योंकि मुझे नहीं लगता हम पॉलिटिकल सिस्टम तो ना चेंज कर सकते हैं, ना हमारी इतनी औकात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर। डॉक्टर नासिर बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ग्लोबल सच के नाम से इनका चैनल ज़रूर देखिए और उससे बहुत कुछ नया सीखिए, और हिस्ट्री की या इस्लामिक स्टडीज़ की ऐसी चीज़ें जो शायद काफ़ी पीछे रह गई, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे नज़र आएगा। ऐसा ग्लोबल सच से हमें लगता है कि ये बड़ा तीखा सच है, जो मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं डॉक्टर साहब। करंट अफेयर्स पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुआहदे के सारे निकात वगैरह सारा कुछ कहाँ आके बात जो है वो अटक गई है। और मैं थोड़ा सा नाज़रीन को भी ये बता दूं कि हम जो करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि ये जो जंग है या ये जो मैटर है, ये क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है, ये टुक टुक या कुछ ना कुछ ऐसे जो है वो अब लगा ही रहेगा। क्योंकि जब हम नेतन्याहू की बात करते हैं तो लगता नहीं है कि वो किसी तौर पे भी इसको जो है वो कबूल कर सके और इसके ऊपर पीछे हट सके, क्योंकि इसके पीछे उसकी कुछ मजहबी वजूहात भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से बयान कीजिएगा। अच्छा सर, ये है कि ये तो हम जानते ही हैं, पिछले अब 106-7-8 दिन हो गए कि ये एक कहानी शुरू हुई हुई है 28 फरवरी से, और इसका आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ था कि नेतन्याहू ने जाकर एक ब्रीफिंग दी ट्रंप को, और उसने जाके उसको एक आइडिया सेल किया कि जनाब ये देख लें। उससे पहले आपको याद होगा ईरान में कुछ अनरेस्ट हुआ था जी, कुछ मुजाहरे हुए थे, तो उसने कहा देख लें जी, उधर तो हालात बड़े ख़राब रहे हैं, तो हमने ही करवाए हैं, हमारा तो सब कुछ हाथ में काबू है, हमने जाना है, जाके पहले दिन हमने सुप्रीम लीडर को शहीद कर देना, जितनी टॉप टीयर लीडरशिप है उसको शहीद कर देना। उसके बाद लोग तो वैसे ही उनसे बाजार हैं, एक अफरा तफरी मच जानी है, लोगों को समझ नहीं आनी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है। ऊपर जो सेकंड टीयर लीडरशिप है वो टोटल केओस में होगी, नीचे हमारे लोग वहाँ पर हैं, वहाँ से एकदम से अपराइजिंग उठेगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, हम अपनी बमबारी करते रहेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर खुद ही लोग बाहर निकल के सड़कों पे इनकलाब आ जाएगा और हम अपने किसी ना किसी पपेट को वहाँ बिठा देंगे। ठीक है जी, रजीम चेंज हो जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा। और ये जो सारे का सारा ड्रामा है ये इस्लामिक रेवोल्यूशन और ये जो सारी की सारी इस्लामिक रिजीम है, इससे हमारी जान छूट जाएगी, तो हम बल्ले बल्ले हो जाएगा, इधर भी हमारा बंदा आके बैठ जाएगा। अच्छा, अब जो ऐसा तो नहीं होता, देखें दुनिया में ना जब भी कोई ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर बातें होती हैं ना, इसके ऊपर पहले वॉर गेम्स होती हैं। ठीक है, वॉर गेम किस तरह होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो इस तरह होता है कि आप बिल्कुल जंग जैसा सिनारियो बनाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं जी ये मौसम है, ये दिन है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। जो आपके बड़े कमांडर्स हैं, जर्नैल हैं, आप उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं आप अमेरिका हैं, एक को कहते हैं आप ईरान हैं। पूरी सिचुएशन समझा देते हैं। जो इक्विपमेंट ईरान के पास है, जो वेपन उनके पास है, उनको कहते हैं तुम्हारे पास ये सब कुछ है। सारी जियोपॉलिटिकल
सब कुछ बिल्कुल आप समझ लें, एक ईरान बन जाता है, एक अमेरिका बन जाता है। फिर उनको कहते हैं कि जी तुम करो, तुमने क्या करना है। वो कहते हैं जी मैंने पहले दिन आके ये अटैक कर दिया, मैंने ये कर दिया। ईरानी कहता है अच्छा, अब ये उनके लोग हैं दोनों। वो कहता है अच्छा तुमने मुझे ये मारा तो मैं तुम्हें मिडिल ईस्ट में मारूंगा, जीसीसी में मारूंगा, मैं तुम्हारे अड्डों पे मारूंगा। अच्छा तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारी पावर लाइन उड़ा दूंगा, अगर तुम पावर लाइन उड़ाओगे तो मैं ये करूँ। मतलब ये इस तरह चल रहा है। और एक पॉइंट पे आके ईरान वाला कहता है फिर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करता हूँ। फिर जाए दुनिया स्पाइरली किस तरीके से कहानियाँ जाती हैं। तो उन्होंने ये समझाया कि सर हमने जितनी भी वॉर गेम्स की हैं, आपका ख्याल है आप पहले सदर बने हैं दुनिया में, अमेरिका में इससे पहले क्या मतलब बच्चे जमूरे आते रहे हैं, क्या आता रहा है? Do you think we do not know? Netanyahu has been selling this for the past 30 years. But no American president has bought his stupidity. Why? Because they know that there is going to be a price to pay. ठीक है, but because Trump is compromised, he's a weak president. आपको पता है एप्स्टीन की फाइलों में उसका नाम है फलानी जगह पर, और एप्स्टीन इन्हीं का बंदा था। तो ये भी आप देख लें कि आपको जो इन्होंने जाहिर की हैं उनमें इस तरह की चीज़ें, तो उनके पास तो सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनको कैसे इनकार करे? बिल्कुल सही। तो ये मान गया, डिस्पाइट एवरीबडी सेइंग ना करो, ये मान गया और वो कर दिया। और ये भी नहीं पता कि अदाफ क्या है कि जी रिजीम चेंज करेंगे। पहले दिन हमला हुआ तो इनका तो ख्याल ही नहीं था कि पहले दिन ही सुप्रीम लीडर मार जाएगा। पहले हमले में ही सुप्रीम लीडर शहीद हो गया, बाकी लोग भी शहीद हो गए। इसीलिए तो वो कहता था कि हम अपने टाइम से बहुत आगे जा रहे हैं, हमने तो ये अचीव करना था, सोचा था। उस पे वैसे डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था, कुछ लोग अंदर से मिले हुए थे, क्या था उसके अंदर? देखिए कि सर, इतना क्लियर कट जो है वो देखिए सारा सर, कुछ होना। बात ये है कि ना, पहली चीज़ तो ये है कि अंदर से लोग भी मिले हुए थे, लेकिन ये है कि जो इजराइलीज़ हैं ना, उन्होंने एक एक चीज़ हैक की हुई थी। उन्होंने कैमराज, आपके वो जो आपके सिक्योरिटी कैमराज लगे होते हैं सिग्नल्स पर, वो सारे हैक किए हुए थे। ठीक है, उन्होंने आपके सेलफोन सारे के सारे हैक किए हुए थे। उनको पता था कि एक्टिविटी क्या होती है, और वो एक एक चीज़ तल अवीव में बैठे अपने कंट्रोल रूम में देख रहे थे। तेहरान की पूरी सड़कें ऐसे देख रहे थे जैसे आप अपने कंट्रोल रूम में बैठे इसका सीसीटीवी देखते हैं। और उन्होंने एआई लगाया हुआ था, क्लॉड, और वो सारे का सारा पैटर्न उसको फीड किया जा रहा था। बिल्कुल सही। ठीक है, जब आयतुल्लाह के पास कोई मूवमेंट होती थी तो वो सारी की सारी क्या चेंज हो रहा है, फलाना बंदा आता है, लाल गाड़ी आती है, ये बंदा यहाँ से जाता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, ये जाके वहाँ से कावा लेते हैं, यहाँ से जाके गोश्त लेते हैं, इधर क्योंकि खाना देना है, इतने लोगों ने आना है। क्या मतलब है? वो सारी इनपुट एआई को जा रही थी और उसको बता रहे थे कि भाई बताओ कि कहानी क्या है, और एआई आपको बता देता था कि देखो ये होगा, और वैसा ही होता था। फिर कुछ होने वाला होता था, वो देखते थे कि भाई ये कुछ हो रहा है, बताओ प्रेडिक्ट करो क्या हो रहा है। वो कहता था ये होगा। अब एआई ने प्रेडिक्ट किया कि भाई ये फलानी गाड़ी आ रही है, ये इसके ड्राइवर की है, फलाना बंदा आया है, फलाना बंदा आया है, इसका मतलब ये है कि इसके घर में एक बड़ी बैठक होने वाली है, और जिस तरह के हिसाब किताब चल रहे हैं, मेरे ख्याल में फलानी तारीख को इतने बजे यहाँ पर बैठक होनी है, इसलिए इतने बजे तुम ये अटैक करो। सिक्योरिटी फेलियर भी था। ठीक है, वो हुआ। दूसरा ये था कि अंदर भी लोग बैठे हुए थे जो इनको फीडबैक देते थे कि हाँ ये हुआ है, तो इनको कंफर्म हो जाता था कि एआई सही है। दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन को मैच कर लेते थे। तो एआई ने कहा, क्लॉड ने, कि जनाब ये करें, और इन्होंने कहा कि यार ये कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो किया और हो गया जो होना था। बिल्कुल सही। और आगे वो अब बड़ा वो बता रहे थे कि हुआ किस किस तरह के वो उसके अच्छा, मैं बाद यहाँ सिर्फ शहादत ये हो बात गई। ज़रूर कहूँगा कि देखें, जहाँ तक आयतुल्लाह खामनाई की बात है ना, देखें ज़िंदगी हर किसी की चली जानी है। ठीक है, वो फैज़ कहता है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो वो किसी बंकर में शहीद नहीं हुए, कोई पीठ दिखा के शहीद नहीं हुए, वो सामने बैठ के। और मैं आपको बताऊं कि उस एक शहादत ने पूरे के पूरे ईरान की काया ऐसे पलट दी। क्योंकि जब आपका सुप्रीम लीडर नजराना पेश करता है, रेड लाइन, लाइफ लाइन, वो जब करता है तो फिर बाकी कहते हैं यार जब उसने कर दिया तो फिर हम कौन है।
वो सिर्फ नया उनमें जज्बा हाँ आ गया, वो नई सिर्फ रूह आ देखें, गई। वो सिर्फ एक हुकूमत का सरबराह नहीं था, वो एक रिलीजियस लीडर, एक रूहानी वो भी यस। था। तो वो इट एक्चुअली चेंज लॉट ऑफ थिंग। आई थिंक इट वाज अ ह्यूज, नोइंग फुली वेल, उनको ये इल्म था, उनको बताया हुआ था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट ही न्यू कि ये हो जाना है, और वो उन्हें डिसाइड किया हो कि यार जाना तो है ही, तो क्यों ना इससे बड़ी क्या सादत कि मैं शहीद हो जाऊं, एंड ही डिड दैट। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि वो उन्होंने ये अचीव कर लिया। जब अचीव कर लिया तो उसके बाद उसने कहा इसका मतलब है ये लोग निकल आएंगे। लेकिन कहानी ये थी कि ईरानी भी पूरे तरीके से तैयार थे। देखें, ईरानी एक कौम है सर, कितने हज़ारों साल की उनकी तारीख है, ठीक है। अब साइरस द ग्रेट से लेके यहाँ तक आए, मतलब जिस वक्त अंग्रेज़ों का पता ही कुछ नहीं था, रोमन एम्पायर का भी नहीं पता था उस वक्त, वक्त नसर के टाइम पे, उस वक्त इनके पास पूरी की पूरी इसकी सल्तनत थी और इसके पास बिल ऑफ राइट्स था। ईरान में लोगों को अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त थी। ईरानियों ने ही इनको सेकंड टेंपल बना के दिया था, जो बाद में ईसाइयों ने तबाह किया, रोमन्स ने तबाह किया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, सिविलाइज्ड थे। हाँ, दे वर सिविलाइज्ड, ये कौम है सर। तो उन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई थी। दूसरा ये कि जब ये पेजर फटे, कासिम सुलेमानी की डेथ हुई, बाकी चीज़ें हुई, शहादत हुई, तो उनको पता था कि ये कहानी क्या हो सकती है। जब ये हुआ तो उन्होंने कंप्लीट साइलेंस कर दिया, और एक डिसेंट्रलाइज्ड कमांड का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये है कि जनाब आपने छोटी छोटी कमांड्स बना दी हैं। फ़र्ज़ करें कोई मशहद में है, कोई इस्फहान में है, कोई कहीं है, उन सबको पता है कि भाई तुमने क्या करना है। उनको लिख के दिया हुआ है, तुमने सुबह उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, चाय पीनी है, कहवा पीना है, उसके बाद तुमने 4 ड्रोन इधर मारने हैं, 3 मिसाइल इधर मारने हैं, फिर ज़ोहर तक सुकून करो, मगरिब पढ़ो, मगरिब पढ़ने के बाद तुमने 3 मिसाइल इसराइल मारने हैं, फलाने को मारने हैं। अब उनके पास ये लिखा हुआ पड़ा है, उनको कोई बता नहीं रहा। बिल्कुल सही। वो उठते थे, वो चार्ट निकालते थे और मारना शुरू कर देते। इनको एम्पावर्ड कर दिया, उनको एम्पावर। और दूसरा उन्होंने किया ये कि सर एक $25,000 का ड्रोन मारते हैं और अगले $4 मिलियन के मिसाइल से उसको, पैट्रियट से उसको बराबर करते हैं, तो नुकसान तो इनका हो रहा था। और उन्होंने दबा के मारा, इन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने एसिमेट्रिक वॉर की और इनको वहाँ मारा जहाँ इन्होंने सोचा भी नहीं था। दूसरा इनका ख्याल था कि ये जीसीसी को नहीं मारेंगे, ये इनको नहीं। उन्होंने कहा भाई हम क्यों ना मारें, जब बात हमारी सर्वाइवल की आ गई है तो फिर हम क्यों रुकेंगे। और उन्होंने इनको पकड़ लिया, फिर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। तो मसला ये हुआ कि इट वॉज नॉट प्रॉपरली थॉट आउट, इन्होंने ये सोचा ही नहीं था और ट्रंप इसमें आके फंस गया। अब इसको समझना है कि मैं इधर से निकलूं कैसे। दूसरा बात आती है इसराइल की। इसराइल ने तो अपने फ़ायदे के लिए किया था और नेतन्याहू ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। नेतन्याहू के ऊपर केस चल रहे हैं, करप्शन के चार्जेस हैं। अगर आज, और ये जंग की वजह से रुके हुए हैं, जैसे ही जंग बंद होती है अगलों ने इसको ट्रायल के लिए लेके जाना है और इसको अंदर कर देना है। इलेक्शन वहाँ पर अक्टूबर में है, लोग वहाँ पर सख्त खिलाफ हैं। दूसरा ये कि इसने वहाँ पर चूरन बेचा हुआ है ग्रेटर इसराइल वाला, कि नील से फिरात तक हमने लेना है। अगर ये जंग रुक जाती है तो ये जो लबनान में पेशरफ्त कर रहे हैं वो रुक जाएगी। बिल्कुल तो उनको तो पागल बनाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि जी, और वो थ्राइव करते हैं केओस पे, आपके सामने जो गज़ा में करते हैं, बाकी जगहों पर करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। और आप देख लें कि इस पूरे टाइम में जैसे ही कभी कोई बात होती थी कि जी डील साइन होने लगी है, तो ये जाके लबनान में फायर कर देता था और डील खत्म हो जाती थी, क्योंकि ईरान ये कहता था कि लबनान के बगैर मैंने आगे नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना। तो बात ये है सर कि ये तो कहानी इसी तरीके से है, ये तो चाहता ही नहीं कि किसी तरीके से कोई हल हो। अभी भी इस जुमे को 14 जून को, जिस वक्त ये बात उसने कही है कि साइन होने वाला है, उसी वक्त इसने लबनान में बैरूत के अंदर इसने हमला कर दिया मिसाइलों से। 3 शहीद किए लबनानी, 6 जख्मी कर दिए। ही डज़ नॉट वांट कि किसी तरीके से अमन आए। ये यही चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में, खलीजी ममालिक में केओस रहे, ये आपस में लड़ते रहें। और ये भी चाहता है कि अमेरिका इसी तरीके से फंसा रहे और अमेरिका भी कमज़ोर हो, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हैं, ये सिर्फ अपने सगे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। और अभी लेकिन ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है कि यार मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैंने दोबारा जंग नहीं शुरू करनी, क्योंकि ऑलरेडी पहले उसको ये बेवकूफ़ी करके अंदाज़ा हो गया है कि बड़ी मुश्किलों से मैं इस पॉइंट पे आया हूँ कि ये खाते को क्लियर करूँ। और अभी भी ये आप देख लीजिएगा कि जिस वक्त ये डील साइन हो जाएगी, बल्कि अभी ऑलरेडी अमेरिकन मीडिया में बड़ी ले दे हो रही है
क्योंकि जो 14 नकात हैं उनमें लोग इसकी डील का मुवाजना कर रहे हैं जो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ओबामा के ज़माने में साइन हुआ था, जो आके इसने ख़त्म कर दिया था 2017 में। उसके अंदर और उसको और इससे वो कंपेयर करते हैं और ये बड़ा उसके बारे में कहता रहा, ये इसने क्या करा दिया था, ये करा दिया था, वो करा दिया था। अब लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल 24 के 28 बिलियन डॉलर उनका अनफ्रीज कर रहे हैं, 300 बिलियन डॉलर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उनके कंट्रोल में रहेगी। न्यूक्लियर के ऊपर बात होगी। एक है कि एनपीटी का वो इरादा करेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये है कि जी तुम, उन्होंने कहा आप इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारे मामलात में, आप अपनी फ़ौजें यहाँ से वापस भेजेंगे, हम हॉर्मुज़ खोलेंगे, आप भी यहाँ से ब्लॉकेज ख़त्म करेंगे। मतलब एक एक चीज़ जो है ना उन्होंने अपनी मनवाई है और वो देख के पता चलता है कि जनाब ये एक फातेह कौम कौन सी और मफतू कौम कौन सी है, शिकस्त खुर्दा कौम कौन सी, सामने नज़र आ रहा है। एंड दे हैव स्टक टू देयर गन्स। उन्होंने जो इसने बड़ी कोशिश की है बदमाशी करने की, ये करने की, वो करने की, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, फिर चलो आओ दोबारा लड़ लेते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो तैयार बैठे हैं, चलो हमने तो सर पे कफन बांधा हुआ, आओ लड़ो। तुम्हारे जब जाएंगे 10 बॉडी बैग्स और तो तुम्हें अगले बता देंगे, मज़ा चखा देंगे कि कहाँ से बॉडी बैग्स आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब इसमें देखें ना 3 बड़े मज़ाहिब, इसमें इस्लाम, इसमें क्रिश्चियनिटी, इसमें यहूदियत, ये इसके अंदर शामिल है। उसका कितना कितना रोल है? जहाँ तक इस्लाम की बात है तो सारा खिता ही मुसलमानों का है, ठीक है सर। यहूदी भी नहीं, मैं सहूनी कहूँगा, जो ज़ायनिस्ट हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि ज़ायनिस्ट वो तबका है जो कहता है कि जी ये प्रॉमिस्ड लैंड है और यहाँ पर हम वापस आना था और ये हमें गिफ्ट की हुई थी, प्रॉमिस की हुई थी। और वो कहते हैं कि जी हमारा मसीहा आएगा, मशाया आएगा, जिसको कि हम दज्जाल कहते हैं, और वो एक उनकी स्कूल ऑफ थॉट ये है। तीसरा जो ईसाई हैं, देखें जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस है ना, उनको ना ये चूरन बेचा हुआ इन लोगों ने। ये किस तरीके से था, एक बंदा था उसका नाम था स्कॉफील्ड, 1910-12 इस तरह के, मुझे एग्जैक्टली टाइम फ्रेम यही बनता है, 10 से 20 के दरमियान का। इस शख्स को हायर किया गया, ये एक पादरी था, इसको कहा गया कि तुम एक बाइबल लिखो। इसने अपने नाम से एक स्कॉफील्ड बाइबल लिखी। उस बाइबल में किया कुछ इस तरीके से कि उस बाइबल इस तरह लिखी हुई है कि उसका जो मतन है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन जो उसकी तशरीह है, जो हाशिया है, जो नोट्स हैं, वो बहुत बड़े हैं। यानी कि तशरीह जो है ना वो तर्जुमे से बहुत ज़्यादा तफसील में है। बिल्कुल सही। और उसकी तशरीह में ये लिखा हुआ है कि जनाब जो बनी इसराइल को वो उसको तस्लीम करेगा या उसको उसकी खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी, और जो उनको रद्द करेगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। यानी कि उनको छोड़ने वाले के साथ ये उनको इस तरीके से बना दिया हुआ है कि वो जैसे वो अल्लाह के वही बस भेजे हुए लोग हैं, दे आर द स्पेशल पीपल, और अगर तुम उनको नाराज़ करोगे तो अल्लाह की लानत होगी, और उनको खुश रखोगे तो अल्लाह तुम पर खुश होगा, मेहरबान होगा। और ये भी जो कॉन्सेप्ट है कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है, ये भी उसी के अंदर से चलता है। और फिर उसके बाद ये रॉथस्चाइल्ड जो हैं, इन्होंने ये सारे का सारा किया, इसको स्पॉन्सर किया, और उसके बाद इन्होंने पूरे अमेरिका में इसको आग की तरह फैला दिया, हर चर्च हर जगह भिजवा दिया, और ये इतनी आम हो गई। और फिर ये जिन लोगों ने इस तरह का अकीदा अपनाया उनको एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कहते हैं। यही वजह है कि जब ये अमेरिका के अंदर ये सहूनी जो चूरन बिकता है और ख़ुसूसी तौर पे इसराइल की इतनी हिमायत होती है, वो हिमायत इन्हीं एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की तरफ से होती है। और जो अभी क्रिश्चियनिटी अब, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 साल में जो इन्होंने गज़ा में किया है ना, वो इतनी नंगी बर्बरियत थी, इतनी बड़ा वो इंसानियत के ऊपर जुल्म था कि इवेंचुअली लोग इनके मुखालिफ हो गए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका में लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए, और ये लोग अब जो क्रिश्चियंस हैं, दे एक्चुअली डू नॉट वांट, दे अमेरिकन्स डू नॉट वांट कि ये जो आम शहरी हैं, जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि अमेरिका इसराइल की जंग लड़े। लेकिन मसला ये है कि इसराइल सिर्फ, एक तो ये रिलीजियस था, दूसरा ये है कि एपैक के ज़रिए जो अमेरिकन इसराइली उनकी कमेटी है वो करती क्या है कि ये आपके जितने भी
सियासतदान हैं उनको फंड करते हैं। अब जब सियासतदान बिके होंगे और टोटल सर उंगलियों पे आप गिन सकते हैं जो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो जो एपैक से पैसे नहीं लेता। जब आप सेहूनियों का पैसा लेके आएंगे तो फिर आप उनका सुर कैसे नहीं बजाएंगे, आप कैसे नहीं गाएंगे उनके गीत। कहते हैं कि जो हैं यहूदी हैं ये इनका प्रैक्टिकली कब्जा है पूरी दुनिया पे। बैंकिंग सिस्टम इनका है, अमेरिका इनका मकरूज़ है, आईटी सिस्टम, सोशल प्लेटफॉर्म्स इनके हैं। प्लान क्या करने जा रहे हैं? सर देखें इनका जो प्लान है ना, लोग कहते हैं ग्रेटर इसराइल का, इनका ग्रेटर इसराइल का तो इनका पहला प्लान है ना, वो तो फर्स्ट फेज है। इनका एक्चुअल प्लान है पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब यह है पूरी दुनिया में एक सियासी निज़ाम होगा, एक माशी निज़ाम होगा, एक मज़हब होगा, ठीक है, आपको रोटी पानी हर पूरे तरीके से सर्वेलेंस होगी, ठीक है, हर बंदे की, और ये superior रहेंगे और बाकी जो और है वो- इसका हेडक्वार्टर होगा जेरूसलम में, सेहूनी इसको हेड करेंगे। ये जितनी कंपनियां हैं आपकी, आप पैलंटियर देख लें वो भी सेहूनी है, ये आपका इलॉन मस्क है, कभी आपने सुना है इसने इसराइल के खिलाफ बात की है? कभी भी नहीं। ये उनका बच्चा है, ठीक है। इसी तरह बाकी जितनी, ये आपका मेटा वाला हो गया, ये आपका बिल गेट्स हो गया, ये जितने लोग आप देख लें ये सारे के सारे सेहूनी है। आपका मीडिया सारे का सारा, ये आपका ऑरेकल का हेड जो है लैरी एलिसन, तमाम मीडिया इसके पास है। ये आईडीएफ का सबसे बड़ा डोनर है। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे? सर देखें बात यह है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। देखिए आप पहली बात तो यह है कि जो बिल गेट्स है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जी दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, कोई जंग कराएंगे, कुछ कराएंगे, न्यूक्लियर वॉर कराएंगे, व्हाटएवर दे कोविड क्या था मेक टू हैपन। जिस तरह कोविड था वो एक टोटली बायोलॉजिकल वेपन था। आप रॉबर्ट कैनेडी जो है, ये इसका हेल्थ मिनिस्टर है, आप उसे उसका वो खाने पे बैठा हुआ है, लोगों को बता रहा है, वो इसकी वीडियो है, आप देखें कभी वो रील टिकटॉक शिकटॉक पे आगे, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने देखी है बाद में भी, वो लोगों को बता रहा है कि असल में वो बायोलॉजिकल वेपन था कोविड, और वो इस तरीके से इंजीनियर किया हुआ था कि वो जेनेटिकली कॉकेशियंस यानी सफ़ेद मर्दोज़न पे और जो स्याह फाम मर्दोज़न है उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करता था। इसीलिए शायद हमारे लोग कम उसका, क्योंकि उन्होंने उसको मॉडिफाई किया हुआ था कि उनको ज़्यादा अटैक करना है। हमारे लोगों में जिनका कोई थोड़ा सा उससे मिलता जुलता सीन होगा उनको। और किसने लॉन्च किया था ये आपने एप्स्टीन फाइल्स पढ़े, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो बिल गेट्स था वो अभी कोविड लॉन्च होने से पहले एप्स्टीन के साथ बैठा उसकी वैक्सीन के बारे में बातें कर रहा था। और जो फिर वैक्सीन के बारे में भी जो कुछ कहा जाता रहा वो भी सच था। बिल्कुल ऐसा ही है। यू नेवर नो व्हाट दे आर डूइंग। अभी आप देख लें ये बिल गेट्स वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बना रहा है। आप फसल उसको बोते हैं, जो दाना निकलता है वो स्टेराइल है, उसको दोबारा डालें उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है, आपको हर दफ़ा उनसे सीड लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल बीफ बना रहा है, जिस किस्म की वो वैक्सीन्स निकाल रहा है, लोगों को कहता है जी लगाओ वैक्सीन, भाई उसको क्या लेना देना है वैक्सीन से, वो कोई डॉक्टर है? वो तो कंप्यूटर इंजीनियर भी नहीं था, किसी की चीज़ें उठा के वहाँ पर बेची, वो तो मार्केटियर है, नौसरबाज है। और जाके आप पढ़े वो जो कितना वो बना के ब्रांडिंग, दिस इज ब्रांडिंग वाली बात है ना सर। पैसा है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मतलब पैसा किसी के पास, तो यहाँ पर आपके सामने कोई करोड़ापति होता है तो लोग उसको 10 दफ़ा सलामें करते हैं, अगले तो दुनिया के अमीर तरीन लोग। कोई और मुल्क नजर आता है जो इस तरह से जवाब दे पाएगा ईरान की तरह का? नहीं सर, और कोई नहीं है। तो हमारी तैयारी क्या है फिर? सर रेडी के ठीक है, आए और टेकअप कर लें? नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए सर बात यह है कि ना मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें आप हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। ये एक ना शतरंज का खेल है। आप खेल शुरू होते ही अपना फील या अपना बिशप या अपना वो रुख उसमें नहीं चलते, आप देखते हैं कि यार कहानी किस तरफ को जा रही है। ये एक चेस बोर्ड है, बसात लगी हुई है और इसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से खेल रहा है। ये तो जब वक्त आएगा तब पता चलेगा कि कौन क्या करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी मना फरमाया था कि ये दुआ मत करो कि काश हम उस वक्त में होते हैं, क्योंकि जब वो दज्जाल आएगा, देखिए ये जो हुकूमत बनाई जाएगी ये दज्जाल की हुकूमत होगी। वही है कि जो कहेगा कि हर किसी की
बात सुन सकेगा, जहनों में बगैर बोले बात डाल सकेगा। ये न्यूरा लिंक है, आप बात भी नहीं करते। ये जो चिप बनाई है इसने, इलॉन मस्क ने, बगैर बोले दिमाग में बात आती है। ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उस पर बात करते हैं कि आपके दिमाग में ख्याल डालना शुरू कर देते हैं। ये तो सर बड़ा मुश्किल दौर होना है आगे जाके। ये दोबारा बताएं, फ्रीक्वेंसीज इस तरह की हैं जो आपके दिमाग में ख्याल डालना शुरू कर हाँ, देंगे। आपकी सोच इस तरह की आ जाती है। इसी तरह न्यूरा लिंक है, वो कहते हैं हम दिमाग में चिप लगा देते हैं, वो लगाते हैं, यू कैन कम्युनिकेट विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग। मतलब वो बेसिकली तुमने हैंडीकैप लोगों के लिए वो इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, लेकिन स्टिल दे आर कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड ब्रेन। आपकी सोच, आपकी थॉट्स और ब्रेन्स आप किस तरीके से चल रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग दैट। आपके न्यूरॉन के जो सिग्नल्स हैं, आपके न्यूरल सिग्नल्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आपकी सर्वेलेंस हो रही है, फिर आपने जो कमाया वो सारे का सारा डिजिटल मनी में कन्वर्ट हो रहा है। ये रुपया शुपया नोट शोट बंद हो जाने हैं, सारी की सारी डिजिटल करेंसी आ जानी और है। वो एक क्लिक के ऊपर गायब कर लें, एक जो क्लिक के मर्जी ऊपर कर लें। गायब कर लें, वो तो आपका डेटाबेस का एक लेजर की एंट्री है। आपको क्या पता कि क्या होने वाला है। तो सर दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू गो अबाउट इट। और पहले ये कि आबादी कम करेंगे, चाहे जिस तरह भी करें, फिर जो लोग बचेंगे उनके ऊपर ये हुक्मरान होंगे, उनका एक एक चीज़ वो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्रिश्चियन कहाँ पे स्टैंड करेंगे एट दैट टाइम? सर क्रिश्चियंस तो आपके सामने, उनका हाल तो हमसे भी बदतर है। वो तो उनके ग़ुलाम हैं, उन्होंने तो तस्लीम कर लिया हुआ है कि ये हमारे आका हैं। अब जो आबादी है ना, क्रिश्चियन आबादी, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो रही है, इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं तो हुकूमतें उनके ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं। वही उनको पकड़ के अंदर डाल देता है, कोई नौकरियों से फारिग कर देता है, कोई कुछ कर देता है। लेकिन क्योंकि जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे वही हैं जो कि इसराइल के उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हाईजैक कर लेंगे। फिर मीडिया सारा उनका है। जो सियासतदान ज़रा सा साइड पे हटता है, मीडिया उनको उसको रगड़ के रख देता है। फिर ये सारा फंडिंग करते हैं, फंडिंग रोक लेते हैं। फंडिंग रोकते हैं तो अगले का करियर तबाह हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर कोई ऐसा आपको सियासतदान नज़र आए जो खड़ा होकर कुछ कर दे, या क्रिश्चियंस जो बोल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, उनकी इतनी से बने कि कुछ हो सके। और दूसरा मीडिया उनके साथ कोई ना कोई शुबदा, जिस तरह भी एंटी इमिग्रेंट वो शुरू कर दिया है कि जी इमिग्रेशन वाले, ये यूके में हुआ, इधर बेलफास्ट में हुआ है, उधर आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, ये उनको इस तरफ लगा देंगे कि तुम्हें तो मुसलमान खा गए, तुम्हें तो फलाना खा गया, तुम्हें तो फलाना खा गया। और आजकल की दुनिया इतनी पोलराइज्ड है कि आप किसी के साथ नफ़रत की बात करें, वो कहते हैं हाँ ऐसा ही होगा। वो कहता है मैं पहले इसका सिर फाड़ूं, बाकी चीज़ें छोड़ो, मेरी भूख की वजह यही इंसान है। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट गेम फॉर देम। Christians are already, I believe, they are sold out. They've been sold out by their leaders, by their politicians, by their media. मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। डोंट यू थिंक सर कि हम इवन टेक्नोलॉजी को अगर देख लिया जाए तो हम पूरी उम्मा की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम उम्मा की, हम बहुत 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 पीछे हैं। जिसके अंदर आप सिर्फ ये देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन प्लेटफॉर्म पे हमने जाना है, हम कुछ लफ्ज़ बोल भी नहीं सकते। आपकी इसके ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं, मेरी भी आ रही हैं, और लोग भी कर रहे हैं। तो हमारे पोर्टल्स तक अपने नहीं हैं, हमारे सिस्टम्स तक अपने नहीं हैं, हमारे आप कह लीजिए सर्वर्स तक अपने नहीं हैं, सैटेलाइट्स तक अपने नहीं हैं। तो आप नहीं समझते कि इस प्रिपरेशन के बगैर, इन चीज़ों के बगैर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुकाबला करना? अच्छा सर, बात तो आपकी 100% सही है। देखिए, हम टेक्नोलॉजिकली तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। और कहानी जब उस नहज पर पहुँचेगी तो अब मुझे नहीं पता, वैसे तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो ये है कि ईदर देयर इज़ गोइंग टू बी अ फिनोमेनन दैट, जो कोई ऐसा सीरियस फिनोमेनन होगा जो कि टेक्नोलॉजी को न्यूट्रलाइज करेगा। कोई इस तरह का अल्लाह की तरफ से कोई फिनोमेनन हो जाए, या ये है कि मे बी सम एज दैट यू गेट फ्रॉम समवेयर, सम हेल्प, maybe from any side, Russia, China, anybody helps you out in चाइना that. जरूर पूछना चाह रहा था, पहले आप इस पे आ जाए कि anybody helps you out in that, ताकि यार ठीक है तुम लड़े हो, तुम्हें ज़रूरत है, तो चलो हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देते हैं। चाइना और रशिया दे आर क्लियर कि वो इस गेम के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे उस तरह से। तीन बड़े मज़ाहिब तो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। इस्लाम, जब आप दजाल की बात करते हैं, आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत, तो रशियन और चाइनीज़ वो इससे दूर नज़र आते हैं। सर देखिए, फ़िलहाल तो ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन रशियंस की भी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें
तो जितने ज्यूज़ हैं वो सारे के सारे आप देखें, कोई पोलैंड से आया, कोई फलानी, कोई रशिया से आया, यूक्रेनियन ज्यूज़ हैं। तो ज्यूज़ में से जो ज़्यादा हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो इधर का ही बनता है। फिर ये चाइना का बताएं। चाइना, देखें चाइना को ना मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा आई एम अ लिटिल स्केप्टिक, बिकॉज देखिए चाइना ने ना कभी पराए फड्डे में टांग नहीं अड़ाई। चाइनीज़ की आप इतनी बड़ी हिस्ट्री देख लें ना, उन्होंने ग्रेट वॉल बनाई हुई थी। ना तुसी साढ़े को लाओ ना असी तुहाडे कोल जाने, तुसी उत्थे खुश असी इत्थे खुश। किसी ने भी प्रेडिक्ट किया था कि यजूज मजूज भी यही हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यजूज मजूज है। लेकिन कहानी ये है कि वो कहते हैं वो उन्होंने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया, तो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स, वो पंगा नहीं लेते। लेकिन बैक एंड पे रह के वो पूरा खेलते हैं। अभी इधर खेले हैं, ईरान में खेले हैं, हमें भी उन्हें हेल्प आउट किया है, बाकी जगहों पर भी वो खेल रहे हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कि अच्छा ठीक है यार, ये इसके बाद इन्होंने हम पे आ जाना है तो इनको खेलने दो, लेट्स हेल्प देम आउट। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे हैव देयर ओन रीजंस टू हेल्प अस, एंड दे हेल्प अस इन दैट, नॉट बिकॉज दे आर ऑन आवर साइड और देयर साइड, बट दे बिलीव कि यार अगर इस वक्त इनको रोक के रखें तो अच्छा, कि नहीं तो इन्होंने इसके बाद हम पर आ जाना है, तो इनको संभाल के बेनिफिट उनका अपना बेनिफिट देख के और वो करके, या उनसे दुश्मनी में कि यार ठीक है ये मेरे खिलाफ है तो इसको इसके खिलाफ खड़ा करो, न्यूट्रलाइज करो मेरे दुश्मन को। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे डू दैट। पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं आने वाले वक्त में? पाकिस्तान सर देखें, अब दो पहलू हैं। अगर आप जज्बाती तौर पे बात करें, उससे बात करें तो आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर लोग हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पे लिया हुआ मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे डीएनए में है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम अभी सही समत में भी जा रहे हैं। हमने इंडिया को भी फेंटा लगा दिया, हमने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पूरी दुनिया में, जियोपॉलिटिकली वो भी हमने हासिल कर ली। लेकिन सर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ना कंसर्न वाली भी हैं। उसमें पर्टिकुलरली जो सबसे बड़ा इशू है ना वो हमारी इकॉनमी है, हमारी इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है। मुझे लगता है बजट सुन के दुख हुआ है हमें। नहीं सर, बजट के अलावा भी मैं ये बात मैं बजट इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर, मैं बजट इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इतने नारे लगाए, इतना सारा कुछ कहा, बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो है सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी, इसमें कोई शक नहीं है। जंग के बाद वो जितना अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ये ईरान अमेरिका के मामले के अंदर। लेकिन सर जब आप ये कहते हैं कि जी हम तीसरा बजट पेश करते हुए आप ये कहते हैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है, ना ही मैं पॉडकास्ट पे पॉलिटिकल गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन वाकई दिल दुखा हुआ है कि आप तीसरे बजट पेश करते हुए ये कहते हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, और डिफ़ाइन आप कर रहे हैं कि 8,400 समथिंग वाला गरीब नहीं है। और पंजाब का बजट आज आया तो उसमें आप पेंशनर्स की जो इजाफा कर रहे हैं वो 3% कर रहे हैं। टैक्स आप जो है वो लगा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जो अपने आप के काबू में नहीं आते, जो दुकानदार हैं उनको आप कहते हैं 25 करोड़ तक चले जाएं, 25,000 महीना टैक्स देते रहें, आपके पास कोई बंदा FBR का आके ऑडिट नहीं करेगा। हो क्या रहा है? देखिए सर, बात यह है ना कि इसी वजह से मैंने कहा कि देखें बात यह है, यहाँ पर हमारे यहाँ ना बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि जो लोग कमाते हैं वो टैक्स देना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हम खैरात कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, हम कुछ भी चला लेंगे, ट्रस्ट चला लेंगे, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। और हुकूमत भी मजबूर है। आज की ये हुकूमत नहीं है, आज से जब से पाकिस्तान बना है सारी हुकूमतें ही मजबूर नहीं है। किसने क्या किया है? कोई भी नहीं कर सका, और ये भी कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन सर बात यह है कि अभी आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपकी इंडस्ट्री टोटली बंद पड़ी हुई है। आप मतलब यू नीड टू गेट थिंग्स मूविंग। और मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। पाकिस्तान को अपना गवादर ऑपरेशनल करना चाहिए। सऊदी अरब को, दुबई को, UAE को बोले यहाँ पर अपनी रिफाइनरियाँ लगाओ, बेशक पाइपलाइन डालो यहाँ से तुम्हारा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो फिर भी बंद हो सकता है। इसको यूटिलाइज करो। अमेरिकनों को भी ऑन बोर्ड करें, चाइनीज़ को भी ऑन बोर्ड करें। इस वक्त सारे लोग पाकिस्तान से खुश हैं। ये CPEC को, गवादर को, इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट डेवलपिंग इट। ठीक है, और अपने इश्यूज, गेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड स्टार्ट स्टार्ट मेकिंग मनी, स्टार्ट दिस पोर्ट, स्टार्ट CPEC। इधर आपकी इंडस्ट्री लगेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, आपकी डायरेक्शन कहीं और होनी चाहिए इस वक्त।
हम जिन चीज़ों पे फंसे हुए हैं ना, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं। और एक और बहुत अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में ना एक बहुत बड़ा डायलेमा ये भी है कि जब हमारे मुल्क में कोई शख्स तरक्की करने लगता है ना, किसी के पास पैसा आने लगता है, तो लोग उसमें से 100 कीड़े भी निकालेंगे, उसको बद भी हीरो बनाएंगे। नहीं बने देते किसी को। मतलब वी आर अ नेशन ऑफ हीरो स्लेयर्स। यस। ठीक है, करने दें यार लोगों को। कितने बिलियनर अमेरिका में है। वो इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का आईपीओ किया है, उधर उसका जेनेटर भी बिलियनर बन गया यार। मतलब बिलियनर तो नहीं बना, लेकिन बहुत से लोग बिलियनर बने। जेनेटर तो बिलियनर नहीं बना, लेकिन ये कि कितने लोग बिलियनर बन गए हैं। मतलब उसको आग नहीं लगनी चाहिए थी कि ये कल दा छोकरा मेरे थल्ले काम करता है, 10 बारी सलूट मारता है, मैनू साहब साहब सर करता है, ये किस तो बिलियनर मैं क्यों बनावा। वो भाई उसने उसको बिलियनर बनाया तो वो ट्रिलियनर बन गया है। और लोग ये नहीं समझते कि जब आप ग्रो करते हैं तो इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी नीड टू डू दैट। वी नीड टू मेक पॉलिसीज विच आर लाइक दिस। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो एक कन्वेंशनल हमारे वो पॉलिटिशियंस जो उस सोच से बाहर सोच नहीं सकते ना, जिनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में लगता है कि शायद पता नहीं कोई क्या कर दिया हमने, मेरा ख्याल है कि वी नीड टू ब्रिंग सम न्यू फ्रेश पीपल हु एक्चुअली कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सिर्फ कन्वेंशनली स्पीकिंग नहीं बात कर रहा। अभी तक तो ख्वाहिश की हद तक अच्छा है, जो नजर नहीं आ कोई रहा यंग ब्लड, ये बच्चे लड़के लड़कियां, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रहने नहीं दिया। उसमें आपने कहाँ इंटरेस्ट रहने दिया, या आपने कहाँ पे नर्सरी देखें। पहले आप देखें, आज से 20 साल 25 साल पहले जाएं तो तलबा तंजीमें हुआ करती थी, एक स्ट्रक्चर हुआ, नर्सरी थी ना एक, वो ये सारे वहाँ से ही आए हैं ना। आप जरा देखें ऊपर तक जो गए हैं, आपका जमात इस्लामी का, या आपका MSF का, या आपका PSF का, ये सारे वहाँ से निकल के आए। अब आपने वो बंद कर दी है। ठीक है, आप सिर्फ, अब क्या होता है कि MP है तो उसका बेटा भी आगे MP होगा, उसका बेटा भी आगे MP, उसका, तो बस वहाँ उस हद तक रह गया। अब किसी नए को आने के जो चांसेस है ना, वो कहीं से भी नहीं आ रहे। मैं तो ये भी कहता हूँ सर कि आपको ना हुकूमतों पर इन्हिसार करना ही नहीं चाहिए। जो भी इंडस्ट्री लगा सकता है लगाए। मतलब बात यह है कि आप कुछ तो करें, आप अपना हिस्सा तो डालें, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम पॉलिटिकल सिस्टम तो ना चेंज कर सकते हैं, ना हमारी इतनी औकात है। हमारी जो डिस्कशन है ना, वो बिल्कुल किसी और एंगल में चली गई है। इस पे तो बात आपने मैं कहा है इसका तो मुझे मास्टर नहीं हूँ। आपने कहा है तो मुझे कहने दीजिए। 28 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको रिश्वत जाती है। कौन यहाँ पे आके बिजनेस करेगा सर? 28 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको रिश्वत जाती है। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, और ये वो बात बता रहा हूँ जो बिजनेस कम्युनिटी से मैंने सुनी हुई है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो आप क्यों कोई आएगा और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा सर? और फिर वो करप्शन इधर इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हुई है, अब आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। और सर 14वें 15वें 16वें स्केल का बंदा जो है, उस बंदे के साथ आप 10 बंदे और खड़े कर लें उसके, तो बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, उन सब की तनख्वाह जितना टैक्स दे रहा है, और वो अगर सरकारी दफ्तर में चला जाए ना अपने मसले के लिए, तो शायद वो रोते हुए बाहर निकले। ये सूरत हाल है हमारे सिस्टम की, ये कमजोरियां हैं जिसके ऊपर बात तो सही जो है ना, वो एक बंदा 1000 दफ़ा सोचता है कि यार मैं शुरू करूंगा तो यहाँ पे फलां डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे फलां आ जाएगा, यहाँ पे फलां आ जाएगा। सर यहाँ पे तो डेंगी वाले जो है वो नहीं है। वो आके ये कह देते हैं कि जी ये देखें, ये दे दें पता, वरना हम जो है वो तस्वीर बना के बता देंगे कि जी आपके यहाँ पे ये और वो है फलाना, हमने एक रिपोर्ट डालनी है, तस्वीर की भी ज़रूरत नहीं है, वो डाल देंगे। तो सर यहाँ पे तो ये सिस्टम चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो मैं बड़े अदब के साथ आपसे इख्तलाफ करता हूँ इस बात के ऊपर कि सर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, सर इन्वायरमेंट ही नहीं है आपका, वो चीज़ें ही नहीं है। आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी छोड़ दें सर, मतलब वो भी ठीक है जी, बिजली का भी कोई इंतज़ाम कर ले या कुछ भी है। जहाँ पे ये कौम अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करती है, अब देखें ना, आपने ये EV फिर कर दिया ना उन्होंने, बेशक एक सर्टेन लेवल से ऊपर कर दिया है, ठीक है, और ये मुश्किल सोलर बचा है आपका इस बजट में। देखेंगे अगली दफ़ा जो है वो, तो जहाँ आप खड़ा होने की कोशिश करेंगे वहाँ पे वो जो है वो इस तरह से हो जाएगा। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट ना सर। बात यह है कि आपको जहाँ से पैसे कमाने चाहिए वहाँ से आप कमा नहीं रहे, और आपको मतलब वो मुर्गी जो बेचारी सोना तो नहीं, बेचारी क्या तांबे का अंडा देती है, तो आप उसी को निचोड़ के कितना निचोड़ लेंगे, विच इज़ अ सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग दैट टिल द टाइम वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो। बाकी ये
छोटी अचीवमेंट्स नहीं है, मैं किसी इसको बिलिटल नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि सर इन द लॉन्गर रन ना, यस इन द लॉन्गर रन यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, यस विदाउट एग्जैक्टली दैट यू कैन नॉट सक्सीड। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हम शुरू हुए अमेरिका से, इजराइल से होते हुए, ईरान से होते हुए, चाइना, रशिया, सर, पाकिस्तान, हम सर, जो वापस आए। सर, और यही सर। खासियत होती है आपकी गुफ्तगू की, जितना आपके पास माशाल्लाह नॉलेज है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज के पॉडकास्ट से। इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।